नमस्कार बच्चों, जय माता दी। और हम लोग आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का कृषि अध्याय का भाग 3। और इससे पहले हम भाग 1 और 2 में कृषि अध्याय को पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग इस अध्याय का जो एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है, भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि, इससे संबंधित चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने से पूर्व आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि नवंबर माह का जो असाइनमेंट है उसमें इस कृषि अध्याय के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो हमारे असाइनमेंट की दृष्टि से भी और अध्ययन की दृष्टि से भी ये अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये जो दो हमारे नक्शे थे, इनको हम लोगों ने नहीं देखा था, थोड़ा सा इनका अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, भारत का धान उत्पादक क्षेत्र। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो धान उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख और गौण। प्रमुख क्षेत्र मतलब जहाँ पर मुख्य रूप से धान का उत्पादन होता है, और गौण क्षेत्र का अर्थ है कैसे क्षेत्र जहाँ पर कुछ मात्रा में धान का उत्पादन होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो बिहार है, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है, और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, छत्तीसगढ़, कुछ भाग मध्य प्रदेश का, उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश का कुछ भाग, केरल, तमिलनाडु आदि, ये सब प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर धान का उत्पादन होता है। तथा पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है वहाँ का भी कुछ भाग धान के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त जो गौण उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें आपका कुछ भाग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस प्रकार से जो है महाराष्ट्र आदि जो क्षेत्र हैं वहाँ पर गौण मात्रा में जो है धान का उत्पादन किया जाता है। इसी विधि को धातु का निष्कर्षण उसके बाद में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से प्रमुख समझा है। और अगले भारत के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जो गेहूं के उत्पादन के लिए उपयोगी हैं, और जहाँ पर गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से होता है उसमें आता है सबसे पहले आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ये सब जो है मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तथा जो हमारा गुजरात है, कुछ भाग महाराष्ट्र का और राजस्थान, तथा झारखंड का कुछ भाग जो है गौण रूप से गेहूं का उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत के नक्शे में हम लोग देख सकते हैं कि धान और गेहूं के उत्पादन क्षेत्र के दृष्टि से जो कृषि क्षेत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है, प्रमुख क्षेत्र तथा गौण क्षेत्र। ठीक, अब हम लोग देखते हैं भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि। भूमंडलीकरण का आशय किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में समन्वय है। तो कोई देश है वैश्विक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से अपना योगदान दे रहा है, उसके व्यापारिक संबंध अन्य देशों के साथ में कहते हैं, इसको जो है भूमंडलीकरण कहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है व्यापार अवरोधकों को कम करना, जिससे वस्तु का विभिन्न देशों में बेरोक टोक आदान प्रदान या व्यापार हो सके। तो व्यापार की दृष्टि से जो व्यापारी हैं किसी अन्य देश में यदि व्यापार करना चाहते हैं तो उनके सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, आयात निर्यात संबंधित तथा टैक्स संबंधित, ऐसी समस्याओं का निदान करना जो है भूमंडलीकरण के अंतर्गत आता है। व्यापार के भूमंडलीकरण के अंतर्गत आज कृषि एक व्यापार बन चुका है, क्योंकि प्रत्येक देश में जो है हर प्रकार के अनाज के उगाने के लिए पर्याप्त भूमि और वातावरण नहीं होता है। अतः कुछ विशेष अनाजों के लिए देश अन्य देशों पर निर्भर करते हैं। अपने देश की खाद्य सुरक्षा एवं इस व्यापार पर कब्जा करने के लिए विकसित देशों के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जो अग्रांकित हैं। खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह है कि वहाँ की जो जनता है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्रियाँ उपलब्ध कराना, तथा जो खाद्य सामग्री है उसको व्यापार के द्वारा अन्य देशों तक अधिक मूल्य में पहुँचा के प्रॉफिट कमाना जो है विकसित देशों के लिए एक कदम के रूप में बन चुका है। विकसित देशों की सरकारों द्वारा अपने किसानों को भारी मात्रा में अनुदान दिया जाता है।
उदाहरण के लिए चावल उत्पादन में अमेरिका 47%, यूरोप समुदाय 48%, जापान 89% सहायता देता है। इसी प्रकार गेहूं उत्पादन में अमेरिका 47%, यूरोपीय समुदाय 32% तथा जापान 99% सहायता देता है। तो इससे क्या होता है, जो उत्पादन होता है उसमें उनकी भी भागीदारी, हिस्सेदारी होती है। विकसित देशों के द्वारा दिए जाने वाले इस अनुदान के कारण वहाँ के किसानों की लागत कम या नहीं के बराबर हो जाती है। फसल लागत कम होने से विकसित देशों के कृषि उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो जाते हैं। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी मांग अधिक हो जाती है। विकसित देश ये अनुदान, विकासशील देश ये अनुदान नहीं दे पाते। भारत क्या है, अपने जो कृषक हैं उनको इस प्रकार का अनुदान उपलब्ध कराकर और कृषि के क्षेत्र में उनको प्रोत्साहित करने में विकसित देशों की अपेक्षा जो है विकासशील देश पीछे हैं। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चावल उत्पादन पर 1.17% एवं गेहूं उत्पादन पर 3.83% कर या टैक्स लिया जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, कर या टैक्स लेते हैं गेहूं और चावल उत्पादन पर, और अन्य उत्पादनों पर भी इसी प्रकार टैक्स लिया जाता है न्यूनतम मात्रा में। इससे उनके कृषि उत्पादन महंगे होते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकासशील देशों के कृषि उत्पाद पिछड़ जाते हैं। विकासशील देश विकसित देशों के द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले अनुदान का हमेशा विरोध करते हैं, किंतु विकासशील देशों में यह अनुदान देना बंद नहीं किया है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जीवन रूपों में उनके आधारभूत स्तर पर हेरफेर कर दी जाती है ताकि उनमें विशिष्ट गुण या तत्व उत्पन्न हो सके। यह कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि को जन्म दे रही है। तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है, जैसे कि जो हाइब्रिड बीज है वो कैसे उत्पादित किए जाते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। उर्वरकों का, कीटनाशकों का, इनका उत्पादन कैसे किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी की तकनीकी के द्वारा किया जाता है। अब अनाज एवं सब्जियों की किस्मों, उर्वरकों, कीटनाशकों, पोषकों आदि द्वारा कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। अब यह उत्पादन प्रयोगशालाओं में सीमित न रहकर विशाल व्यापारिक स्तर पर हो रहा है। इसमें लगभग $5 बिलियन राशि का निवेश हो गया है। इस उत्पादन में लगे फर्म 4-5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अनुसंधान पर ही खर्चा कर देते हैं। पश्चिमी देशों में ऐसी 300 विज्ञान आधारित फर्म इस कार्य में लगी हुई थीं, जिनको दुनिया की बहुराष्ट्रीय फर्मों जैसे एलाइट, साइनामिड, शेवरॉन, डुपोर्ट, शिबागिकी आदि ने खरीद कर एक पक्षीय एकीकरण कर लिया है। परिणाम यह हुआ है कि एक ही कंपनी यदि बीज बेचती है तो उसके लिए विशिष्ट उर्वरक एवं कीटनाशक भी बेचती है, जिसके अभाव में बीज कामयाब नहीं होता है। अर्थात उन्होंने क्या किया है कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें अपना व्यापारिक कब्जा जमा लिया है। किसान बाध्य हो जाते हैं, अगर वो किसी कंपनी का अच्छा बीज खरीदते हैं तो उनको उसी कंपनी का कीटनाशक और उर्वरक भी खरीदना पड़ता है, जिसकी कीमत जो है अन्य उर्वरक और कीटनाशक की अपेक्षा ज़्यादा होती है। किसानों को बीज खरीदते समय हमेशा उसी कंपनी के उर्वरक और कीटनाशक खरीदने पड़ते हैं। इस प्रकार से जो है कृषि का भी क्या हो गया है, औद्योगिकीकरण हो गया है। इस प्रकार एक देश का किसान उस विदेशी कंपनी पर आश्रित हो जाता है। इससे विकासशील देशों की उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। मतलब जिन देशों में इस प्रकार की कंपनियां नहीं हैं, विकासशील देश हैं और उनमें उनके पास में ऐसी कंपनियां, ऐसे संसाधन नहीं हैं जो विकसित उर्वरक, कीटनाशक और बीजों का निर्माण कर पाएँ, तो वहाँ के किसानों को विदेशी कंपनियों के उर्वरक, कीटनाशक और बीजों को खरीदना पड़ता है, जिससे कि जो देश का धन है वो बाहर जाता है। तो इस प्रकार से जो है किसानों को आर्थिक रूप से हानि पहुंचती है तथा देश का भी जो औद्योगिक विकास है वह भी पिछड़ता है, साथ में अर्थव्यवस्था भी इससे कमज़ोर पड़ती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में जो है हम इसी नवंबर के असाइनमेंट के संबंधित जो सामाजिक विज्ञान का दूसरा अध्याय है उसको हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।